Okay, start. Hello everyone. Good afternoon respected sir and all my dear classmates. Today we Team Achiever are here to present our topic. The topic name is Evolution of Corporate Governance and its Global Perspective. Firstly, I heartfelt thanks to sir for giving me this opportunity to work in a team because I believe teamwork makes the dream work and our team also believe working together towards success just like our name Team Achiever. My name is Palak Rao, the Secretary of Group 1, and along with my all team members, Soumya Yadav, the leader of my group, and Ananya, Harshita, Vikas, and Muskan. Along with my all team members, we are going to present our presentation. बिफोर बीइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके सामने अपने पूरे प्रेजेंटेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहती हूँ जिससे हमने अपने पीपीटी में क्या क्या चीजें कवर की है आप सबको इजी वे में समझ आ सके. Firstly, we will cover what is corporate governance and why it is important. Then we will cover model and principle of corporate governance and then हमारे प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने कवर किया है जिसमें हमने मेन 4 कंट्रीज पे फोकस किया है. इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान. एट लास्ट में हमने उसका कंक्लूजन दिया है. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Corporate governance means a process, practice, rule by which a company regulate, direct and control their business in a fair manner. In a simple language बताएं तो corporate governance का मतलब होता है वो process, वो practices and वो rules जिसके तहत एक कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है, कंट्रोल करती है एंड डायरेक्ट करती है इन अ फेयर मैनर. सेकेंड टॉपिक इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. आप अपने हाथ में ले सकती हैं जिससे आप खुद कंट्रोल करें. Why it is important? Corporate governance is very important for every business because it help to protect shareholder interest. Corporate governance help करता है shareholders के interest को protect करने में और ये जो भी कंपनी से मेजोरिटी या माइनॉरिटी ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीट करता है एंड बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड इट्स स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में. सेकेंड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स कंपनीज के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको क्लियर वे में उनके स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाया जाए एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू देयर बोर्ड्स एंड देयर स्टेक होल्डर्स. जो भी मैनेजमेंट है वो आंसरेबल रहेगा अपने हर एक्ट के लिए, हर एक्शन के लिए अपने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति एंड अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति. थर्ड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट स्कैंडल्स एंड फ्रॉड. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है फ्रॉड को रोकने में एंड स्कैंडल्स को रोकने में. लाइक जब यूएसए में इनरॉन स्कैंडल्स हुए उसके बाद से जो गवर्नमेंट्स है उसने काफी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लाई जिसकी वजह से ये फ्रॉड कम हो सके. फोर्थ इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प टू improve reputation and build trust. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है किसी भी कंपनी के रेपुटेशन को गेन करने में और उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ट्रस्ट को भी बढ़ाता है. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट. सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे मेन उसका यही है कि जो भी रिस्क होती है कंपनीज में ये उसको मैनेज करता है. एंड नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मीन्स A good corporate governance lead to good financial market. और अगर किसी भी कंट्रीज का फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी एंड उस कंट्री में कंट्रीब्यूट करेगा जो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन होता है. दिस इज माय टॉपिक. फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट सौम्या कि प्लीज कम एंड एक्सप्लेन द मॉडल एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, Palak, for inviting me. My name is Soumya Yadav and I am the leader of this group. My topic, which is covered by me, elements and model of corporate governance. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 एलिमेंट होते हैं.
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। मतलब जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन और फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के सामने क्लियरली परफॉर्म कर सकें, ताकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ट्रस्ट कंपनी के प्रति बना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो किसी भी डिसीजन को लेते समय कंपनी के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें और उनके लिए अकाउंटेबल हों कि वो डिसीजन उनके लिए फेयर है या नॉन फेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेयरनेस के बारे में। फेयरनेस का मतलब होता है समानता, यानी सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। जैसे अगर कंपनी में कोई बड़े इन्वेस्टर हैं और या फिर कोई छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो उन सभी के साथ अलग अलग व्यवहार ना किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। किसी भी कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बल्कि ग्रोथ के साथ साथ उसको एथिकल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, सोसाइटी को देखते हुए अपने डिसीजंस को लेने चाहिए और कंपनी को ग्रोथ कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 P's के बारे में, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिमेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं पीपल, पर्पज, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहले पीपल के अंदर हम कंपनी के एम्प्लॉय से लेकर एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स एंड जो मैनेजर्स होते हैं सारे लोगों को पीपल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पज। किसी भी कंपनी का पर्पज क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस। मतलब कंपनी के पर्पज तक पहुंचने के लिए पीपल द्वारा जितने भी तरीके अपनाए जाएं सारे प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। मतलब सारी एक्टिविटीज के बाद, सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बाद जो कंपनी है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेक करती है, जिसमें वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हेल्प लेती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 मॉडल होते हैं: एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल और इंडियन मॉडल। पहले हम देखते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल। एंग्लो अमेरिकन मॉडल को हम एंग्लो स्टेनो मॉडल भी कहते हैं। बेसिकली इसको यूके, यूएसए, कनाडा और मतलब कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती हैं वो इसका यूज करती हैं। इसमें जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और जो मैनेजर्स हैं वो पूरी कंपनी को मैनेज करने का और कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब इसमें सेपरेशन होता है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन मॉडल के बारे में। जर्मन मॉडल को हम 2 टायर बोर्ड मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 बोर्ड इंक्लूड होते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड और मैनेजमेंट बोर्ड। तो जो सुपरवाइजरी बोर्ड होता है उनको शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो सेकेंड मैनेजमेंट बोर्ड होता है उनको कंपनी के एम्प्लॉइज और लेबर यूनियंस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और लेकिन जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसको सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जापानीज मॉडल के बीच में। तो जो जापानीज मॉडल है वो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हैं इनके बीच में रिलेशन बनाकर चलता है। तो जो रिलेशन है उसके बेसिस पे वो लोग मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को मैनेज करता है और पूरे बिजनेस को गवर्न करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन मॉडल के बारे में। तो इंडियन मॉडल जो है वो इंडिया के अंदर ही फाइंड आउट किया गया था। ये एंग्लो अमेरिकन और जर्मन मॉडल दोनों का मिक्स होता है। नेक्स्ट मैं अनन्या दत्ता को इनवाइट करना चाहूँगी, वो यहाँ आकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके को डिफाइन करेंगी। आप बिल्कुल सीधा हिले पे दबाएंगे तो वो चलेगा, उसकी तरफ दिखाना जरूरी है। Thank you, Soumya. Now, I, Ananya Datta, will discuss the evolution of corporate governance in UK, the place that didn't just give the concept and idea of corporate governance, but also introduced the concept of modern company itself. The UK is truly the pioneer of corporate governance, but the evolution only happened as a response
to the major corporate scandals that the UK faced in the early 1990s. For example, the Maxwell scandal, जिसमें हमने एम्प्लॉयज के पेंशन फंड्स का मिसयूज देखा. देन द BCCI collapse, जहां बड़े पैमाने में बैंकिंग फ्रॉड्स हुए. देन द पॉलीपैक केस, जहां हमने कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट देखा. All these incidents didn't just shook the public, but it also eroded the corporate market trust. इसलिए इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस और मार्केट ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए द यूके इंट्रोड्यूस्ड द कैडबरी रिपोर्ट इन 1992, द फर्स्ट मेजर corporate governance report in the world. This provided us principles like separation of the roles of the CEO and chairman, and appointing individual and independent directors, and most importantly, adopting the comply or explain approach, where the companies either need to follow the code or they need to justify why they don't. After the Cadbury report, we have different codes and reports that eventually build up to make the UK governance code, which जो focus करता है leadership, accountability, diversity and company culture पे. That proves us that governance is not only about profit, but it is also a long-term responsibility. The UK model became the global benchmark that influenced global standards. And now, to see how these standards and ideas developed in different countries, I would like to call my team member Harshita, who will explain evolution of corporate governance in United States. Greetings to all my classmates and our professor too. I, Harshita Kumari, as a team member of Group 1, here to present my topic, Evolution of Corporate Governance in USA. So, as we all know, US is one of the most influential country in global practices of corporate governance because of its large capital market, scattered ownership structure and powerful institutional investors. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि यूएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, तो पहली बार 1976 में ऑफिशियल तौर पे ये टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल रजिस्टर में देखा गया था. आफ्टर वर्ल्ड वॉर II यूएस बहुत ही स्ट्रांगली इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगा, खास करके ऑयल और स्टील की इंडस्ट्रीज में. जैसे जैसे यूएस ग्रोथ करने लगा वैसे वैसे बहुत से फ्रॉड्स और स्कैंडल सामने आने लगे, जिसकी वजह से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी. अब हम कुछ मेजर स्कैंडल्स की बात करें तो 1970s to 1980s के बीच इक्विटी फंडिंग एंड सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस हुए. इक्विटी फंडिंग क्राइसिस में कंपनी ने बहुत से फेक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई और फेक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने की वजह से उनका प्रॉफिट दिखने लगा, जिसकी वजह से विशल ब्रोइंग के थ्रू 1973 में वो एक्सपोज हुए हैं, जिससे पता चला कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए और ऑडिटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस जो थी ये भी एक इंश्योरेंस सेक्टर का क्राइसिस था, इसमें भी सेम यही चीज़ें हुई थी. फिर अगर हम बात करें 2000 की, इनरॉन, वर्ल्डकॉम, टाइको इंटरनेशनल कंपनीज, ये सारे कॉरपोरेशन ने सेम टाइप के स्कैंडल्स किए थे, जैसे कि अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, इस टाइप के स्कैंडल्स. और फिर अगला स्कैंडल्स आता है लीवन ब्रदर्स और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के स्कैंडल्स. ये भी स्कैंडल्स ये बैंकिंग सेक्टर के स्कैंडल्स थे. इन्होंने पब्लिक के डिपॉजिट किए गए मनी को अपने तरीके से यूज़ किया. और अगला आता है 2010 to 2020 के स्कैंडल्स, वेल्स फार्गो, थेरानोस और बोइंग. ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिस स्कैंडल्स थे. कंपनी को ऑलरेडी पता था कि इनके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई खराबी है, लेकिन उन्होंने बाकी मेंबर्स को या कंपनी में जितने लोग हैं उन्हें नहीं बताया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैशेस हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई. अब अगले हम बात करते हैं कि ये सारे स्कैंडल्स हुए इस वजह से बहुत सारे एक्ट्स की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएसए. तो सबसे पहला एक्ट आया था 1977, द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट. इसमें इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस
और रिव्यू सिस्टम, रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रिगार्डिंग सारे रूल्स और रेगुलेशन थे। फिर आता है 1979 यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया था। फिर आता है 1985 यूएस ट्रेडवे कमीशन। इसमें खास तौर पे ध्यान दिया गया था इंटरनल फंक्शंस को लेके और इंडिपेंडेंट बोर्ड्स ऑन इट्स कमिटी और वर्क पे जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा। तो ये अकेले ट्रेडवे कमीशन नहीं कर पाता, इसीलिए उन्होंने कॉसो को बनाया गया, द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉसो ने 1992 में एक इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इशू किया। इस फ्रेमवर्क में कॉसो ध्यान देता कि जो अदर बिजनेसेस और एंटिटीज़ हैं वो कैसे अपने बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इन्हेंस करेंगी और एसेस करेंगी। और अगर अगले एक्ट की बात करते हैं 2002 सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सभी एस्पेक्ट्स में फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ऑडिटर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, और मैंडेटरी किया गया ऑडिटर और मैनेजर्स अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनके ऊपर सिविल पेनल्टीज लगाई गई। और अगले एक्ट की बात करें 2002 द डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट, तो इसमें स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है ओनली बैंकर्स और लेंडर्स को लेके, जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और बहुत सारी एजेंसीज भी बनाई गई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देती हैं। For the further explanation, I would like to invite my team member Vikas. Good afternoon, everyone. Myself Vikas Kumar Sharma, Team Presentation Head of Group 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मतलब हमें ऐसे ही पता है कि रूल एंड रेगुलेशन प्रोग्राम पॉलिसी होते हैं जो कि कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। जो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने से पहले मेनली जो कॉर्पोरेट थी जर्मनी में वो बिग बैंक के द्वारा या फाउंडिंग फैमिलीज के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। फाउंडिंग फैमिलीज वो फैमिलीज होती हैं जो किसी भी कंपनीज को इनिशिएट करती हैं या स्टार्ट करती हैं, उसे हम फाउंडिंग फैमिलीज कहते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर के पास ज़्यादा राइट्स ना होने के कारण वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद फिर उसके बाद से जैसी पीरियड आया 1950 से लेकर 1970 तक जो भी मेनली अपना सिस्टम रिबिल्ड किया जर्मनी ने थ्रू सोशल मार्केट इकोनॉमी रिबिल्ड किया। और फिर उसके बाद से को डिटर्मिनेशन आया। को डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कंपनीज के पास मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, और जो भी सुपरवाइजरी हेड होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को और जो भी मैनेजर होते हैं उनको कंट्रोल कर सकती हैं। फिर उसके बाद से 2010 के बाद ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया वैसे ही यूरोपियन कंपनी ने जर्मनी में प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो भी मॉडर्न हो, बट वो भी बैंक सेंट्रलाइज होने के कारण 1989 में कॉन्ट्राजी एक्ट पास हुआ और जो भी कंपनीज के ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग थी वो इम्प्रूव हुआ, जिसकी वजह से उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी जर्मनी में कंपनी थी उन्होंने एक नया सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर को इंक्लूड किया जिसमें बैंक और मैनेजर आते थे और फिर विथ मॉडर्न ट्रांसपेरेंसी के साथ। थैंक यू। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड मुस्कान टू कंटिन्यू द स्लाइड ऑन जापान। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान सिंह और मेरे टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन जापान, यानी जापान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जापान एक कैसी कंट्री है। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी तकनीकी, अनुशासन और मेहनती संस्कृति के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की कंपनियां कैसे चलती है? वहाँ की कंपनियां इतनी संगठित और सफल कैसे, मीन्स इतनी ऑर्गेनाइज और सक्सेस कैसे है? तो इसका जवाब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। जापान का गवर्नेंस सिस्टम दुनिया के सबसे प्रमुख सिस्टमों में से एक है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि जापान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ पे बदलाव कैसे हुए और आज वह कैसे दिखती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एक वर्ड में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनियों को चलाने और उनको नियंत्रित करने का तरीका। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जापान में उस सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है जो जापानीज कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करती है, मीन्स उसको नियंत्रित और संचालित करती हैं। तो हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हुआ जापान में, तो सबसे पहले हमारा आता है केरिस्तु सिस्टम। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये एक जापानीज टर्म है।
इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो एक दूसरे के शेयर्स रखती है क्रॉस शेयर होल्डिंग्स के थ्रू, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशंस प्रमोट होता है। अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है हमारा क्रॉस शेयर होल्डिंग। इसमें क्या होता है, कंपनियां और बैंक एक दूसरे के शेयर्स रखती हैं, जिससे क्या होता है रॉयल्टी इंक्रीज होती है और प्रमोट होती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि जो इसमें एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका प्रभाव कम होता है। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हमारा मेन बैंक सिस्टम। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सबका एक प्रमुख बैंक होता है जो उन लोग को पैसे देता और उनके हर एक कामकाज पे निगरानी यानी नजर रखता है। कंपनी के मेजर डिसीजंस में भी बैंक का एक मेजर रोल प्ले होता है। अगर हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रेडिशनल बोर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि कंपनियों के बोर्ड में ज्यादातर अंदर के लोग होते थे, लेकिन जापानीज कंपनी ने अपने अंदर कुछ सुधार लाए, कुछ चेंजेस लाए, जिसमें क्या किया गया, इंडिपेंडेंस आउटसाइडर डायरेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारा स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेशन। इसमें जापान की कंपनियां सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स पे या फिर प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि वो एम्प्लॉयज पे, सप्लायर पे और अपने सोसाइटी पे भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है। वो अपने कर्मचारियों को एक परिवार की तरह मानती है और उन्हें ट्रीट भी करती है, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देने का उनको वादा करती है। अगर हम रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बात करें कि मीन्स अब कैसे चेंज हुआ और अब हमारी जापान की कंट्री जो है वो कैसे दिखती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1919 में, तो इसमें हुआ था कि जापान की जो कंपनियां थी उनको एक बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, मीन्स इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसे लॉस्ट डिकेड का नाम दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जापान की जो कंपनियां थी वो अचानक से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिरने लगी। तो जापान की जो गवर्नमेंट थी और वहाँ की कंपनियां थी 1919 के बाद उनको महसूस हुआ कि उनको थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर हम 2015 की बात करें तो जापान की कंपनियों ने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा ग्रोथ किया, पहले से बेटर हो गए। तो वो लेके आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लेके आए, जिसमें क्या किया गया, पहले जापान की कंपनियों में ये होता था कि इंटरनल लोग ज़्यादा होते थे, तो बाहर के लोग अगर कुछ गड़बड़ होता था तो वो ध्यान नहीं दे पाते थे और देखते भी नहीं थे। इसके बाद 2015 में क्या किया गया, इंडिपेंडेंस आउटसाइडर डायरेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, हर एक चीज़ को डिस्क्लोज किया गया। पहले ये था कि कुछ चीज़ें अंदर ही रह जाती थी, बाहर लोगों को पता नहीं चलती थी, तो कुछ अगर फ्रॉड वगैरह भी होता था तो पता नहीं चलता था। लेकिन 2015 में इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, बाहरी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अगर हम 2018 और 2021 की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि अगर 2015 में उन्होंने मतलब बोल दिया कि 2 डायरेक्टर्स, आउटसाइडर डायरेक्टर्स तो कंपनी में होने ही चाहिए, इसको उन्होंने बढ़ावा देके 1/3 कर दिया। उसके बाद इसमें डाइवर्सिटी को, ट्रांसपेरेंसी को और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। मतलब इसमें ये था कि सिर्फ पहले था कि जापान की कंपनियों में पुरुष लोग ज़्यादातर काम करते थे, महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन 2018 से 2021 में महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो जापान का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है वो मिश्रित यानी हाइब्रिड मॉडल है, जो पुराने मॉडल, पुरानी परंपराओं जैसे कि केरेस्तो सिस्टम, स्टेक होल्डर सिस्टम, इन सब पे अभी भी आधारित है, लेकिन अभी ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बढ़ावा दे रहा है। तो जापान की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या हो रहा है कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंसी, समझदारी मीन्स अकाउंटेबिलिटी और शेयर धारकों की सुरक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये था जापान का, मतलब जापान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम का पूरा सफर, जहाँ पे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती अभी भी, मीन्स अ बैलेंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी। थैंक यू। So to conclude our topic, we can say that the evolution of corporate governance shaped by social, culture and economic factor across different countries. हर कंट्री ने, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो या फिर यूएसए हो या फिर यूके हो, सबने अलग अलग मॉडल्स को फॉलो किया, बट जो सबका मेन एम और जो गोल है वो सेम था। और ये जो मेन एम है ये था अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मीन्स ग्लोबली देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन चुका है, जो कि नए नए चैलेंजेस लाइक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। इन द एंड हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट ए कंप्लायंस, मीन्स ये सिर्फ एक रूल नहीं रह गया है, बट कि इट्स हेल्प टू बिल्ड गुड ट्रस्ट एंड क्रिएट गुड इमेज ऑफ कंट्री एंड इंक्रीज करता है ग्रोथ को टू ओवरऑल शेयर होल्डर्स के बीच। फॉर दिस पॉइंट वी कंक्लूड आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली।
फिर मुझे एक ही मतलब पॉइंट्स पे लगी थी कि वो कहीं बीच में फॉर्मल कर रहा है, बट अदरवाइज में Fumble, I think it was not very visible. I think अगर उन्होंने fumble किया बिल्कुल it was ऐसा नहीं लगा कि उससे कि कोई disturbance हो रहा है. कुछ negative points आपके पीछे. क्या किसी और को भी लगा कि ज्यादा स्पीड फास्ट था जिससे समझने में प्रॉब्लम हुई? यस, आप देखिए वो स्पीड ज्यादा होते हुए भी उनकी बात में क्लैरिटी तो थी ना. सवाल ये कि क्लैरिटी बात समझ में आ रही है कि नहीं. स्पीड या ज्यादा या कम होने से अगर क्लैरिटी कंप्रोमाइज हो जाता है, मीनिंग कंप्रोमाइज हो जाता है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है या इनएप्रोप्रिएट शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है जिससे मीनिंग में गड़बड़ी आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये फ्लॉ है. Otherwise, it is very natural that somebody will, different people have different pace of speaking, pitch, modulation. It varies, but again, that variation many a times add to the variety, add that makes it a complete presentation kind of thing. Anything else anybody would like? Yes, actually, You can take the microphone. सर एक्चुअली आधे मेंबर्स प्रिपरेशन के बाद छोड़ के गए तो हम लोग को डबल टॉपिक्स कवर करना पड़ा. सर एक लोग तो कल छोड़ के चली गई एक लोग तो सर कल मैसेज कर रही हैं. ये जो अनसर्टेनिटीज है ना, ये हमें सिखाती है. ग्रुप में जब भी हम काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कैसे ग्रुप काम करता है और कैसे किस तरह से तमाम डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. हमको सारी जिंदगी ग्रुप में ही काम करना है और until and unless हम ग्रुप पे काम करने की जो इंटीग्रेसीज है, जो उसकी महीन बातें हैं, जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, हम एक अच्छे टीम मेंबर की तरह काम नहीं कर सकते. अच्छे टीम मेंबर की तरह से काम करने का मतलब है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ग्रुप के वैल्यू एडिशन में होना चाहिए. ओके, अगेन उसी ये कितना चैलेंजिंग है कि 12 लोगों से टीम शुरू हुआ और लास्ट डे पे केवल 6% लोग ही फाइनली दे केम टू द स्टेज. अगेन a lot of uncertainty during the whole time of preparation and nobody knew कि लास्ट में क्या होगा. मे भी तो और छोड़ के भाग गए होते तब तो ये बेचारे असहाय हो जाते. तो अगेन this could happen. मे भी कि शायद एक आध ग्रुप में ऐसा देखने को मिले आने वाले समय में. भगवान न करे ऐसा हो, but there are so many other things. अब ये मैंने शुरू में भी कहा था कि 12 हमारे हिसाब से किसी भी ग्रुप में 12 बहुत ज्यादा संख्या है. दरअसल 6 से 8 इज अ गुड नंबर, बट अगेन 12 पे भी कुछ ग्रुप हो सकता है कि 12 के 12 माइग्रेशन. तो अगेन इट इज हाउ दे मैनेज. दे कैन बी अ वेरी गुड, their presentation can be fantastic despite the fact that they are quite large in number. But mostly ज्यादातर ग्रुप में इसी तरह की स्थिति होगी कि 40 से 50% छोड़ के भाग खड़े. अब वो जो छोड़ के भाग खड़े होंगे उनका नाम भी हम देखेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनको पहले से ऐसा पकड़ा जा सकता था या पहले से उनके बारे में ऐसा जाना जा सकता था. तो इट हैपेंस. यूजुअली लास्ट तक टिके रहना ये अपने में बहुत कुछ बताता है लोगों की व्यक्तित्व के बारे में और शायद इनके बोलने के ढंग, इनके प्रेजेंटेशन के ढंग, ये सब ये बताते हैं कि इनमें रेजिलियंस है, इंटेलिजेंस है, ये अपने गोल पर स्टिक करने वाले लोग हैं. और यानी एक किसी भी टीम एक्टिविटी से
एक काम खत्म होते ही हमें यह पता चल जाता है कि कौन लोग रिलायबल हो सकते हैं, कौन लोग संस्था के लिए यूजफुल हो सकते हैं, जो यूजफुल हो सकते हैं उनमें क्या क्वालिटीज है। एंड द प्रमोशन and the increments are decided on the basis of team performance. So, few other negative points, there is no slide number. There is no slide number. Every presentation should have slide number. Why? Why? Why slide number is essential? ताकि पता चल सके कितना ऑन टेबल हो। पीपीटी में बहुत कमी है, ओरिजिनलिटी कमी है। अगर प्रेजेंटेशन में लिख लिया किसी वेबसाइट पे पीपीटी चेक करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट सबसे ऊपर सैंपल ले लिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर कंटेंट पोस्ट की है, ज्यादा ओरिजिनलिटी नहीं है। नहीं, ये देखिए आपका मतलब है कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा है। कॉपी पेस्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे लिया गया है, ज्यादा ओरिजिनलिटी नहीं है। कॉपी पेस्ट सर एक्सप्लेनेशन लेना सही है, सब इंफॉर्मेशन लिया है, इसमें कंटेंट पेस्ट ज्यादा की गई है। जैसे एक टेम्पलेट जो आता है देखिए टेम्पलेट तो बहुत सारे आजकल तो आपको एआई से भी वो सजेस्ट करता है, एमएस पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी भी बहुत सारे डिजाइन सजेस्ट करता है। तो डिजाइन इतना खराब भी नहीं था कि उस पे आप देख। चलिए देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डिस्करेज होने की भी आवश्यकता नहीं है। कमेंट कैन बी एनी, कुछ भी कमेंट आ सकता है, जहाँ ऑडियंस की बात होगी वहाँ कुछ भी। तो हम ये नहीं कह रहे कि इनका कमेंट गलत है या ठीक है, आई एग्री। और किसी भी टीम को किसी भी कमेंट को एक्सेप्ट करना है, उसमें बहुत ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कमेंट में भी एनी, दैट इज नॉट एन इशू। ये तो ऐसे ही YouTube पे आप वीडियो बना के डालिए ना, तो उसमें ढेर सारे कमेंट्स पता नहीं क्या क्या कमेंट आते हैं, तो दैट हार्डली मैटर्स। Anything else? Any other missing things in the PPT? Sir, page number, slide numbers की बात हुई है, तो slide numbers ना होने की वजह से अगर हमको क्वेश्चन पूछना है तो slide number अगर होता तो ये कह सकते हैं slide number होता तो slide पे क्वेश्चन। Yes, exactly. Yes, slide number इसलिए जरूरी है रेफरेंसिंग। जैसे सारा इन्होंने प्रेजेंटेशन कर लिया है, तो कुछ सवाल पूछना है, तो ये कहेंगे प्लीज go to the slide number 30. I have this question. या मेरा सवाल आपके स्लाइड नंबर 5 से है, या मैं जो पूछना चाहती हूँ वो मेरा सवाल ये है और वो स्लाइड नंबर 7 पर इन्होंने ऐसा मिस्टेक किया। So the numbering helps the audience or anybody for referencing. How to refer? Okay. Any other thing? Any other point? They could scatter more from here than there, या वो इस डायस को छोड़ करके आ सकते थे और लोगों से ज्यादा बढ़िया कंटैक्ट करने के लिए, आई टू आई कंटैक्ट के लिए, या लोगों से ज्यादा बढ़िया कनेक्ट होने के लिए they could use this space also. They didn't use any different space, जहां जो खड़ा है बस वहीं खड़े रह गए। इन्होंने इतना जो स्पेस इनके सामने था और एक तरह से ये हर्डल भी था। मेरी कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, बट हमारा ये सोचना है कि ये जो इनके पास इतना स्पेस था, इसका बेहतर उपयोग हो सकता था। They could use it to better connect with the audience. Yes or no? Any other point? नहीं, वो तो अभी हम लोग ही आ गए बीच में, ठीक है। अभी आप उसमें टाइम हो गया। Evolution of corporate governance in global perspective. ओके, इन्होंने जो इवोल्यूशन ऑफ नहीं क्या पूरा था, Evolution of corporate governance and its global perspective. ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल जुड़ा हुआ था। ओके ओके, तो मैंने समझा कि केवल इवोल्यूशन पर इनको बोलना था और इन्होंने पूरा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ले लिया। सर हमको इंडिया को छोड़ के नहीं आता, देन इट्स ओके। अगर केवल इवोल्यूशन बोलना था तो उसके और भी कई तरीके हो सकते थे, वो भी तभी वो गलत नहीं होता जो इन्होंने किया। देन हम ये कह सकते थे कि
इन्होंने वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव चूज किया इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नाउ बिकॉज टॉपिक वाज सच, सो दे वर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू द टॉपिक प्रोवाइडेड। ओके, एनी अदर थिंग? सर स्पेशली अपने कंट्रीज भी बता दी थी कि ओके, गुड, दैट वे इट वाज गुड एंड इट वाज वेरी बैलेंस्ड आल्सो। ऐसा भी नहीं था कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा, कोई कंट्री बहुत थोड़ा, सो इट वाज वेरी बैलेंस्ड आल्सो। ओके, anything else that you want to point out? Moreover, you see, ये जो पॉइंटर है ना, आप ऐसे पीछे हाथ करके दबाएंगे तब भी स्लाइड आगे भागेगा, पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ये वैसे तो उसका जो सेंसर है वो वहां लगा हुआ है, तो इट वाज नॉट नेसेसरी टू डायरेक्ट दिस टू दैट साइड एंड इसकी इस विशेषता का भी हम लाभ उठा सकते हैं। तो आने वाले जो प्रेजेंटेशन है, जो देखिए हमारा पर्पस, क्योंकि हम सब लोग का पर्पस सीखना है, ये कॉन्टेस्ट एज सच नहीं है कि प्योरली इट इज कॉन्टेस्ट, द मेन पर्पस इज टू लर्न। देयरफॉर हर अगला ग्रुप जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में होगा। एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन होने के बाद ये जो हम इतना व्यापक डिस्कशन कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो हर कमी दूर हो जो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए जरूरी है। तो हर अगला ग्रुप बहुत सारी नई बातें सीख के आएगा। जैसे अगले कई ग्रुप के स्लाइड नंबर किसी के नहीं पढ़े हैं, अब सबके स्लाइड नंबर पढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हर अगले ग्रुप का जो स्कोर होगा वो 10% घट जाएगा। नंबर जस्ट टू कीप द लेवल प्लेइंग फील्ड, हर अगले ग्रुप का जो स्कोर होगा वो 10% उसमें से नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खैर सवाल पूछने का भी आपको मौका दे ही दिया जाए। ठीक है, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। now you can ask question. Yes. If you have any question, please ask. ये आप कोई भी पूछ सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ही पूछिए। जो सवाल पूछेगा उधर आप कैमरा करिएगा। You are still recording है? Anybody can ask question, anybody. Hello everybody, I wanted to know what led to the emergence of corporate governance, this terminology in the world. I'm talking about, in the scenario, world scenario, globally, what led to the emergence of this terminology, corporate governance especially? To her. So I have covered this in my topic because UK itself was the pioneer of the governance code itself. So वहीं से इसका स्टार्ट हुआ जब यूके ने कॉर्पोरेट स्कैंडल्स देखे। मेजरली मैंने मेंशन भी किया था 1990s में, अर्ली 1990s। तो मैक्सवेल स्कैंडल, बीबीसीआई स्कैंडल और पॉलीपेक्स स्कैंडल, ऐसे कई सारे और स्कैंडल्स भी थे जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओरिजिन हुआ, ताकि लोग उसको फॉलो करें और कंपनी के बाहर इन्वेस्टर्स और मार्केट को भी पता चले कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। थैंक यू। इसका एक आंसर इस तरह से भी हो सकता था, although it is not mentioned anywhere why this term only, but to me it seems to be a very natural term. What do you think can be other term? तुरंत सवाल आपके ऊपर ट्रांसफर करते हुए थोड़ा सा आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालने के लिए कि आपको क्या लगता है कि क्या टर्म और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना आंसर बड़े पोलाइटली ये मान लिए दिया कि टू मी इट अपीयर्स टू बी अ नेचुरल आउटकम बिकॉज द टर्म कॉर्पोरेट दैट बिलोंग्स टू द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द गवर्नेंस is just the governance.
So it seems to be a natural name. What do you think can be other possibility regarding the name that you asked? तो इतना कहने के बाद और आगे सवाल पूछने वाले थोड़े सजग हो जाएंगे. Any other question? Any other question? आई वॉन्ट टू नो द वॉल्फैगो स्कैंडल जो आपने बताया अपने पीपीटी में आपने इंक्लूड किया था, वो सीरीज क्या थी, मतलब किस सेक्टर से रिलेटेड थी बेसिकली? वेल्स फार्गो एक बैंक था, 1850 में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। तो स्कैंडल मेनली उसका ये था कि जो जैसे सब लोग जानते हैं मंथली सेल्स टारगेट अचीव करना होता है ना, तो वैसे ही उस बैंक को भी अपना टारगेट अचीव करना था अकाउंट ओपन करने का। तो उनके एम्प्लॉयज़ ने 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉल्स अकाउंट बनाया, जिसके वजह से उनका प्रॉफिट भी दिखने लगा कि वो जैसे कि कंपनी धीरे धीरे गिर रही थी तो उसका प्रॉफिट दिखने लगा फॉल्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद। तो इसका भी पता विसल ब्लोइंग के थ्रू ही चला था। थैंक यू। Good, very good. So let us stop here. Tomorrow will be the group number 2 and their presentation. Then we shall review. You should all, the audience should also be prepared to participate in some constructive manner. Then any presentation or any such kind of event becomes very interesting for everyone. So active audience is another requirement for the good program like this. Okay, thank you. Just stop.